दोस्तों, कोई पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो या मामूली सा एक टॉयलेट पेपर, किचन के कोई अप्लायंसेस हो या किसी इंडस्ट्री का केमिकल इक्विपमेंट, इनमें से अधिकतर प्रोडक्ट्स पे एक चीज़ कॉमन लिखी हुई मिलेगी और वो है मेड इन चाइना। आपने कभी सोचा कि आखिर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स चाइना से ही क्यों आते हैं? ये प्रोडक्ट्स इंडिया में क्यों नहीं बनते? कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके माध्यम से चाइनीज़ गवर्नमेंट अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट कर दी है? कुछ लोग शायद अपने चीप लेबर की अवेलेबिलिटी को एकमात्र रीज़न समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई रीजंस हैं जो चाइना को मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड लीडर बनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और उससे जुड़े एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ स्टैंड करता है और एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने के लिए भारत को किन इशूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हाई परफॉर्मिंग बनाने के लिए कई कदम तो उठाए हैं, पर क्या वो चाइना को टक्कर देने के लिए काफ़ी हैं? तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और बात करते हैं चाइना के मैन्युफैक्चरिंग की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, 20वीं सेंचुरी में कम्युनिस्ट रजीम के इमरजेंस के बाद से ही चाइना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना शुरू हो गया था। इनफैक्ट पिछले कई वर्षों में चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, जिसके दौरान इसने प्रॉस्पेरिटी और डिक्लाइन के कई साइकिल्स देखे हैं। 2010 से यूएसए को ओवरटेक करने के बाद चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बन चुका है। इसके अलावा यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार चाइना 2012 से हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में भी नंबर 2 पर है। 2019 के डेटा के मुताबिक ग्लोबल मार्केट शेयर में 50% शेयर के साथ चाइना ई कॉमर्स में भी वर्ल्ड में सबसे आगे है। साथ ही चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी वर्ल्ड लीडर है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में चाइना मेजर रोल प्ले करता है। इतना ही नहीं, चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज और रॉ मटेरियल्स का भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना का ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट हर साल 7.5 और 10% के बीच रहा है और 2020 के डेटा के अनुसार टोटल जीडीपी का 26.18% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिलोंग करता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं कि चाइना का इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स शायद अन्य सभी डेवलपिंग कंट्रीज के इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स से अधिक है और इतने सारे सेक्टर्स में वर्ल्ड लीडर होने के कारण चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होने के कई कारण हैं। आइए अगले सेक्शन में हम उन रीजंस पे गौर करते हुए देखते हैं कि आखिर क्यों चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड समझा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्ली 20वीं सेंचुरी तक इंडिया और चाइना दोनों देश सिमिलर लेवल्स के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज शेयर करते थे, लेकिन 1978 में चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर डेंग ज़ाओपिंग की ओपन डोर पॉलिसी ने चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक ऐसा बूस्ट दिया जिसे आज भी देखा जा सकता है। चाइना के लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन प्लान और मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स ने एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के कॉम्बिनेशन को क्रिएट किया। इतना ही नहीं, जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना लोअर वेजेस यानी लो सैलरी पे वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है, जिसके कारण ज़्यादा वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अपॉइंट किए जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को इंक्रीज किया जाता है। लोअर वेज सिस्टम का एक कारण ये है कि चाइना लगभग 1.39 बिलियन आबादी वाला दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश है, जहां वर्कर्स की कमी नहीं है। इसके अलावा कई ओपिनियंस के अनुसार चाइनीज फैक्ट्रीज चाइल्ड लेबर, नंबर ऑफ आवर्स और मिनिमम वेजेस जैसे गाइडलाइंस और लॉज फॉलो नहीं करती, जिसके कारण इंडस्ट्रीज में मल्टीपल शिफ्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग चलती है। इतना ही नहीं, चाइना ने 1950s से पूरे देश में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप करने शुरू कर दिए थे। शेंडोंग, गुआंगडोंग, शिनजियांग और जियांगसू जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन बेस स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ यहाँ यूनिवर्सिटीज़ द्वारा स्किल्ड वर्कफोर्स भी सप्लाई किए जाते हैं, जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग उसके बिजनेस इकोसिस्टम की वजह से भी सक्सेसफुल रही है। कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आइसोलेशन में कैरी आउट नहीं किया जा सकता। प्रोडक्शन के प्रोसेस में सप्लायर्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और कस्टमर्स के नेटवर्क्स इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ रहता है और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंक्रीज होता है।
उदाहरण के लिए चाइना की शेंजन सिटी इसी इकोसिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का हब कहलाती है। उसने मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम कल्टीवेट किया है जिसमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, लो कॉस्ट वर्कर्स, टेक्निकल वर्कफोर्स, असेंबली सप्लायर्स और कस्टमर शामिल हैं। इसके अलावा अपने एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बूस्ट करने के लिए 1985 में चाइना ने एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट पॉलिसी को इनिशिएट किया था, जिसके तहत एक्सपोर्टेड गुड्स पे लगने वाले डबल टैक्सेशन को एबॉलिश किया गया था। फॉरेन कंट्रीज भी इन बेनिफिट्स की वजह से अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज चाइना में सेटअप करती हैं। चाइनीज गवर्नमेंट इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी और हाई कॉम्पिटिटिवनेस को सुनिश्चित करने के लिए एक स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच भी फॉलो करती है। साथ ही चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ रीजंस के कारण चाइना की मैन्युफैक्चरिंग में कमी देखने को मिली है। एक्सपर्ट इस ट्रेंड का सबसे बड़ा कारण कोविड-19 पैंडेमिक को मानते हैं। पैंडेमिक के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में काफ़ी डिसरप्शन आया था और चाइना पे कंट्रीज़ की ओवर डिपेंडेंसी से उन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ था। इसलिए अब कंट्रीज़ चाइना के अलावा और कंट्रीज़ में भी अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाहती हैं। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, कोल शॉर्टेजेस और टफर एमिशन स्टैंडर्ड्स ने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अफेक्ट किया है। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर्स के शॉर्टेज से भी चाइना को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा यूएसए चाइना के बीच ट्रेड वॉर के कारण यूएसए द्वारा चाइना पर लगाए गए सैंक्शंस भी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बाधा साबित हो रहे हैं। इन सब के चलते टॉय कंपनी हैस्ब्रो जैसे बिजनेसेस ने भारत में अपने अधिकतर प्रोडक्शन को रिलोकेट करने के ऑप्शंस चूज करते हुए अपने चाइना मेड प्रोडक्ट्स की संख्या को हाफ करने का फैसला लिया है। ताइवानीज फॉक्सकॉन कंपनी जो एप्पल का आईफोन और अमेजोन का एको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसने भी इंडिया में अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के इरादे साझा किए हैं। दोस्तों, इस स्थिति में सवाल पैदा होता है कि क्या हमारा देश चाइना की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की पोजीशन ले सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों आज भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिपेंडेंट ही नहीं बल्कि सुपर पावर भी बनने की जरूरत है। आइए इन सवालों को अपने अगले सेक्शन में एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की डिक्रीजिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा सकता है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक इंडिया ने लगभग $335 बिलियन तक के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे। इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट्स में मिनरल प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, प्रीशियस मेटल्स और अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी ग्लोबली काफ़ी डिमांड में है। वर्ल्ड की 50% वैक्सीन की डिमांड, यूएसए की 40% जेनरिक ड्रग्स की डिमांड और यूके की 25% टोटल मेडिसिन की डिमांड इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर ही मीट कर रहा है। इतना ही नहीं, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री द्वारा मुख्य रूप से बासमती राइस, बॉविन एनिमल्स के मीट, फ्रोजन श्रिम्प और प्रॉन्स और रिफाइंड शुगर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले कुछ सालों में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी बूम करने वाला है। 2025 तक इंडिया में अप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट $21.18 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता है, बल्कि 2030 तक इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में सालाना $500 बिलियन से भी अधिक ऐड करने की काबिलियत रखता है। लेकिन दोस्तों, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना की तुलना में अब भी काफ़ी पीछे है। साथ ही इंडिया इंपोर्ट्स के लिए अब भी चाइना और अन्य कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहता है। यहाँ तक कि इंडिया को गुड्स मैन्युफैक्चर करने की बजाय गुड्स का मार्केट प्लेस समझा जाता है, जहाँ कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती रहती हैं। इसके अलावा कई कंपनियां या तो चाइना में ही अपना बिजनेस रन करना चाहती हैं या फिर इंडिया को छोड़ दूसरे एशियन कंट्रीज में बिजनेस सेटअप करने का ऑप्शन चूज कर रही हैं। ऐसे में हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर हम कितना इंपोर्ट करते हैं और चाइना के मुकाबले हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहाँ लैग कर रहे हैं और ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे हम किन एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करके मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के मुकाबले चाइना लगभग 8 गुना ज्यादा वैल्यू के गुड्स वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। चाइना के टॉप एक्सपोर्ट्स में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, अप्लायंसेस और इक्विपमेंट जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। वहीं जैसा कि हमने पहले देखा था, इंडिया केमिकल्स और प्रीशियस मेटल जैसे गुड्स एक्सपोर्ट करता है। 2021 में चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड $125.6 बिलियन तक पहुंच गया था और ये पहली बार था कि ट्रेड $100 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका था। लेकिन इस ट्रेड में
चाइना से इंडिया में लगभग 97.5 बिलियन डॉलर तक के इंपोर्ट्स थे और वहीं इंडिया ने चाइना को सिर्फ 28.1 बिलियन डॉलर तक के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे। लैपटॉप, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स इत्यादि जैसे गुड्स चाइना से इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। इसके अलावा ट्रेंड्स ये भी शो करते हैं कि पिछले 2 सालों में इंडियन एक्सपोर्ट्स भी 50% तक ग्रो हुआ है। लेकिन एक्सपोर्ट्स में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की बजाय अधिकतर रॉ मटेरियल्स, कॉटन और सी फूड शामिल थे। रिसेंट 5 सालों का ट्रेंड ये भी शो करता है कि ट्रेड डेफिसिट इंडिया के लिए इंक्रीज होता जा रहा है। चाइना से रिलेटेड इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 2017 में 51.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 में 69.4 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया था। चाइना द्वारा अपने चीप गुड्स इंडिया में डंप कर देने के कारण भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान होता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाइना के मुकाबले अंडर डेवलप्ड माना जाता है। दोस्तों, कमर्शियल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रोड्स, रेलवेज, स्टोरेज फैसिलिटीज, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी महत्व रखते हैं। जहां चाइना ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट का वो माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे सप्लाई चेन अफेक्टेड होता है और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कम नजर आता है। जिस तरह कोल फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बैकबोन था, वैसे ही हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बैकबोन हैं। ऐसे में इंडिया का चाइना पे बैटरी सेल्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इत्यादि के लिए डिपेंडेंट रहना एक बड़ी समस्या है। मार्च 2021 तक इंडिया सेमीकंडक्टर्स के लिए 100% इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार 132 कंट्रीज में इंडिया की 46th रैंक थी, जो पहले से बेहतर तो हुई है लेकिन चाइना के मुकाबले काफी कम है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने कोई कदम उठाए हैं या फिर नहीं। इसके जवाब में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी फोकस किया है। कई स्कीम्स और इनिशिएटिव्स के थ्रू डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को फेवरेबल बनाने की भी कोशिश की जा रही है। आइए अब उन इनिशिएटिव्स पे हम एक नजर डालते हैं। एक्सपोर्ट वैल्यू में चाइना के करंट डोमिनेंस के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए सीरियस एफर्ट्स ले रही है। पिछले कई सालों में इंडिया ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 14% से 25% तक इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव रखता है। इसके अलावा इस इनिशिएटिव के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन को भी इंश्योर किया जाएगा। अगर स्किल इंडिया की बात करें तो 15 जुलाई 2015 को भारतीयों में इंडस्ट्रियल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसका एम 2022 तक 300 मिलियन स्किल्ड इंडियन यूथ को ट्रेन करना है। इसके अलावा प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI स्कीम 2020 में लॉन्च हुई थी, जो एक आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम है, यानी मैन्युफैक्चरर्स के गुड्स बनाने पे ही उन्हें कैश इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इन स्कीम के अंडर फिलहाल ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, एडवांस केमिस्ट्री और सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग जैसे 8 से 10 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स मौजूद हैं। मई 2021 में गवर्नमेंट ने एडवांस्ड केमिकल सेल यानी कि ACC बैटरीज प्रोड्यूस करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम अप्रूव की थी। वहीं सितंबर 2021 में ऑटो इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बूस्ट करने के लिए ₹26,058 करोड़ रुपीस की PLI स्कीम अप्रूव की गई थी। सेमीकंडक्टर्स पर डिपेंडेंसी को रिमूव करने और देश में सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हाल ही में सरकार ने 76,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। इंडिया ने स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स यानी स्पेक्स भी लॉन्च किया है, जिसके तहत अगले 8 सालों में 3,285 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में स्पेंड किए जाएंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू को एड्रेस करते हुए भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी लगभग $1.4 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। दोस्तों, इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण भारत ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले कई प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया है, लेकिन गुड्स को बैन करना ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इस टेंस सिचुएशन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर भारत को चाहिए कि वो खुद को असल मायनों में आत्मनिर्भर बनाए, ताकि महामारी हो या युद्ध, भारत को किसी के सामने झुकने की जरूरत ना पड़े।
आने वाले समय में इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए अगर ये स्कीम्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो मेड इन चाइना से मेड इन इंडिया तक का सफर ज्यादा दूर नहीं लगता। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस जहां पे हमने डिस्कस किया कि इंडिया का ग्लोबल मार्केट से ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बनने में कितना समय लगेगा और उसके लिए कौन से उचित कदम उठाए जाने चाहिए। उसके अलावा ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड सवाल GS3 के इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। एंड द क्वेश्चन इज दैट मैन्युफैक्चरिंग is key to make India a global superpower. Discuss with example. And with the question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।